इम्पोर्टेंट तो है, क्या मैं कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट तो है, बोर्ड ऑफ व्यू से भी, कंसेप्ट से भी, और आपके जो आपका ब्रेन यूज़ होगा उससे रिलेटेड भी। हमने सबसे पहले एक्सलेशन के बारे में, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था, कुछ उसकी समझ आई होगी, और आपने अभी तक वो नहीं लिखे, लिख लिया वो आपने लिख लिया, आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं अच्छे से। उसके बाद हमने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन का रिव्यू लिया हमने, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लिया, जो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट था वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही था, जो सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने वाला हमारे पास माइंड था। उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तरह। आई डे 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upward, discuss the sign acceleration due to gravity relative to velocity while the object in air। ठीक है, ये कल वाला ये क्वेश्चन है। अगर मैं बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड फेंकूंगा, हमें पता है ड्यू टू ग्रेविटी वो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फॉल डाउन करेगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा। वही कल वाली बेटा बातें मैं थोड़ी सी रिपीट करता हूँ। व्हेन द बॉडी इज वर्टिकली अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी with the uniform acceleration in the absence of resistivity force like air absence, ये ऐसा तब पॉसिबल होगा जब मैं उसकी एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दूंगा, एब्सेंस कर दूंगा। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो आप जिस कंसेप्ट से चलने वाले वो कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी जो आप रखते हो कि हाँ जी मैं इतनी थ्रो करूंगा बॉडी को, वो इतनी ऊपर तक जाएगी। हवा तेज चल रही होगी तो आपकी थ्रो रेट भी ज़्यादा होगा, आपकी वेलोसिटी भी और फोर्स भी ज़्यादा होगा। इट इज़ अ साइन अ नेगेटिव साइन व्हेन थ्रोन अपवर्ड बिकॉज इट मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो साइन कौन सा होगा, मैंने मेंशन किया यहाँ पे, साइन कौन सा मेंशन है जी, यहाँ पे नेगेटिव साइन है जी, अगर बॉडी अपवर्ड जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी देखो बेटा मेरे पास, थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी, ये मैं बॉडी को अपवर्ड फेंक रहा हूँ, यहाँ से मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, क्या बॉल ऐसे गिरेगी, बॉल ऐसे गिरेगी ना। अगर बॉल को मैं थ्रो करता हूँ तो बॉल की डायरेक्शन ऐसे होगी ना। अब देखो यहाँ पे बॉडी इनिशियल क्या थी, जीरो, मैक्सिमम हाइट पे भी जाके वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऐसे ही है ना या नहीं। वेलोसिटी जीरो होगी तो तब नीचे की, वेलोसिटी जीरो नहीं होएगा तो वो तो ऊपर ही जाता रहेगा। एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर फाइनल पे क्या होगी, वी एफ का नहीं डिस्कस करा अभी मैं, वी आई का जीरो। तो यहां से लेके यहां तक तो वी आई होगी। देखो इंक्रीज करते हुए क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, यहाँ पे डिक्रीज होते हुए क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ इतना पोर्शन वेलोसिटी का इंक्रीज टू डिक्रीज जा रहा, इंक्रीज टू डिक्रीज जा रहा। फिर यहाँ से जब दोबारा स्टार्ट लेगी जीरो से वापस नीचे आते हुए तो डिक्रीज टू डिक्रीज टू इंक्रीज जाएगा। समझ आ रही है, जब ये डिक्रीज टू इंक्रीज जाएगा तो यानी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या करिए, इंक्रीज टू डिक्रीज करिए, यानी वेलोसिटी डिक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। डिक्रीज द वेलोसिटी इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी रिटार्डेशन की, नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। द साइन इज आल्सो नेगेटिव ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से साइन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीज। वेलोसिटी क्या, अब ऊपर जाते वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे आते क्या करेगी, देखो ऊपर वेलोसिटी क्या है, जीरो, नीचे आते हुए इंक्रीज की, वेलोसिटी खुद ब खुद इंक्रीज की, लेकिन एक फाइनल पॉइंट पे फिर जीरो होगी, लेकिन बिटवीन देयर पाथ या बिटवीन देयर पॉइंट वो क्या हो जाएगी मेरे पास, आपस में वो इंक्रीज करेगी। इंक्रीज डिक्रीज समझेगी, याद रखना है कि कहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज टू डिक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज टू इंक्रीज रखनी, बस इतनी बात आपने याद करनी। ठीक है, ये सिचुएशन आपने याद कर लेनी, ये यूज होगी प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो ये हमने याद कर लेनी है। जाते हुए, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए वेलोसिटी की ग्रेडियंट क्या आती है, ये बात आपने याद करनी है। क्लियर, नेक्स्ट चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन इज, आंसर की तरफ नहीं अभी देखना, ठीक है, आपको उसका आंसर पहले ही पता होना है। कैन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन, क्या वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में हो सकती है,
क्या एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी से ऑपोजिट हो सकती है? वेलोसिटी वेक्टर है ना, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। यस, इट्स कैन पॉसिबल, क्योंकि वेक्टर है, वेलोसिटी क्या एक वेक्टर है, तो वेक्टर आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। रिजल्ट जीरो आ जाएगा ना, अगर ऑपोजिट होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के साथ होंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई? अब देखो, कैन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन, यस पॉसिबल है। तो विद एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है। आ रही समझ? इसकी एग्जांपल देखो, यहां से अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी क्या कर रही, इंक्रीज कर रही, एक्सीलरेशन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि तब जब तक फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी तब तक एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब उसी पॉइंट पे देखो, नीचे आ रही है, जिस पॉइंट पे ऊपर जा रही है उसी पॉइंट पे नीचे। मैं बॉल को थ्रो करता हूँ ऊपर की तरफ, मैंने इस पॉइंट से बॉल को थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया, वापस मेरे उसी पॉइंट पे आ सकती है हैंड पे। जितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ किया, ऑपोजिट उतना ही नीचे किया, तो वेलोसिटी जीरो हुई, द टोटल वेलोसिटी जीरो ही या नहीं हो, टोटल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। जिस मैंने पॉइंट से फेंका, अगर उसी पॉइंट से दोबारा उसी ऑब्जेक्ट को मैं पिक कर लूंगा, तो ऊपर जाते और नीचे जाते हुए डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगी, और नलीफाई आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को जीरो कर देगा। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी तब तक। मैंने सिर्फ टोटल पूछा, अगर मैं बिटवीन पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाके हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी और यहाँ पे भी हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम क्या कह सकते हैं, लेकिन रिवर्स लाजमी हो सकता है, जो आपकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में हो सकती है। अब ये देखो, यस इट इज पॉसिबल दैट वेलोसिटी कैन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। रिवर्स डायरेक्शन हो सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ थ्रो अ बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड व्हाइल एक्सेलरेशन में कांस्टेंट, वो उसी एक्सेलरेशन से वापस नीचे भी आएगा। जिस एक्सेलरेशन से ऊपर गया उसी एक्सेलरेशन से नीचे आया, जिस वेलोसिटी से ऊपर गया उसी वेलोसिटी से नीचे आया। तो नीचे और आपस में नेग्लेक्ट हो गए, वेलोसिटी जीरो हो गई है, वेलोसिटी नेग्लेक्ट हो गई है, तो एक्सेलरेशन भी रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। समझ आइए इस बात की? ठीक हो गया। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हमारे दो क्वेश्चन थे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेटा देखो क्या कहता है। इसाक न्यूटन था, 16 टू समथिंग 1727। इसका पुराना दौर था, पुराने कंसेप्ट थे, अब तो बड़ा नया दौर आ गया। इसने गलीलो जानते हो, जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, कभी नाइन्थ में पढ़ा हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है पढ़ा था। इसने उसके ऊपर अमल किया, वर्क करना शुरू किया। आपकी जो बुक लिखती है उसने उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, उससे कुछ कंसेप्ट यूज़ किया और उसी के मुताबिक कुछ एक थ्योरी पेश की। थ्योरी के पेश की इसने कहा, अगर मैं पहले हमने पिछले कितनी स्टेटमेंट जितने भी टॉपिक किए वो सारे काइनेमेटिक थे, टू डायमेंशन थे। आज का टॉपिक है डायनामेटिक। मैं आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता हूँ, लॉ ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स पे इंप्लीमेंट होता है, डायनामेटिक पे इंप्लीमेंट होता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डायनामेटिक पे इंप्लीमेंट होता है। तो टू मच इंपॉर्टेंट बेटा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए तो सारी जिंदगी आप रोते रहते हो कि सर एमसीक्यूज कहाँ से करें। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, वो कहता है अगर नेट फोर्स मैं जीरो कर दूं, नेट फोर्स जीरो करने का मतलब समझ तो, यानी वो कंडीशन इक्विलिब्रियम में हो और एक्सेलरेशन भी उसका नेट जीरो कर दूं, तो वो ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर चला जाएगा। वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर चला जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर चला जाएगा। लेट करो बेटा, मैं डायनामिक्स थोड़ा समझ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद आपको इस जगह पे नजर आए तो आप कहोगे सर इसने अपनी स्टेट चेंज की, ये ए से शिफ्ट हुआ पॉइंट, आप कहोगे इसने अपनी स्टेट चेंज की या नहीं। आप पूछोगे, अगर मैं पूछूंगा इसने स्टेट क्यों चेंज की, तो आप रीजन दोगे मुझे, सर इसने स्टेट चेंज की ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स। सर मैंने यहाँ से इस पे ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये किस जगह से चला गया, यहाँ से चेंज होता हुआ अपने पॉइंट बी की तरफ चला गया। तो आपने रीजन बताई, तो रीजन डायनामिक, तो आपने किसकी डिफाइन किया मुझे, डायनामैटिक।
डायनामेटिक में कहते हैं हमने मोशन को डील करना है, साथ उसका कोज भी डील करना है। तो हमने यहाँ कोज क्या डील करवाया मुझे कि सर ये फोर्स की वजह से अपनी स्टेट को चेंज किया, ये हो गया डायनामिक। अब वापस चलते हैं न्यूटन लॉ पे। न्यूटन लॉ की कंडीशन क्या है, अगर फोर्स नेट जीरो यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो और एक्सेलरेशन भी जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ऐसे ही है ना। तो यहाँ तो बॉडी नेट फोर्स जीरो हो, चलो नेट फोर्स जीरो कर दो। इस बॉडी की, इस ए ऑब्जेक्ट की अगर मैं नेट फोर्स जीरो कर दूं, क्या नेट फोर्स जीरो है इसके पास अभी? क्या ये बॉडी कभी भी बी पॉइंट पे जाएगी? कभी भी बी पॉइंट पे जाएगी? अगर मैं इसका नेट फोर्स जीरो कंसीडर करूं, बी पॉइंट पे जाएगी ये? कभी भी नहीं जाएगी। तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो यही तो कहता है अ बॉडी आर कंटिन्यू स्टेट एट रेस्ट या मोशन इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर ये बॉडी ऑलवेज रेस्ट की हालत में रहेगी, अगर इसका नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, कभी भी ये पॉइंट बी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई गलत कहा उसने? कभी भी नहीं करेगी। उसने कुछ गलत बोला? उसने कभी भी नहीं कहा कि गलत कर सकती है। अब देखो उसके बाद एक्सेलरेशन नेट जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी जब कब होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे मैं चला रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू चला रहा हूं, और ये मैं समझ लेता हूं कि एक गाड़ी है, ठीक है, मैं इसको बना भी लेता हूं अगर बन गई तो। चलो जी गाड़ी बन गई, मेरी गाड़ी बन गई, उल्टी बन गई, चलो इधर से इधर ले आता हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या बैठा है? कार कंटिन्यू चलती जा रही है। अगर मैं ब्रेक अप्लाई ही नहीं करूंगा तो क्या कभी गाड़ी स्टॉप होगी? अब इंजन की ना बात करता ना सर, फ्यूल पे डिपेंड करता है। फ्यूल अभी हर चीज इग्नोर कर दो, इसकी ग्रेविटी इग्नोर कर दो, इसकी रजिस्टर इग्नोर कर दो, ईच एंड एवरीथिंग इग्नोर कर दो। अगर ये ऑब्जेक्ट ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा, ब्रेक का मतलब समझते हो, फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, अगर इसकी फोर्स भी मैं जीरो कर दूं और इसको वेलोसिटी में दे दूं, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैं इसकी फोर्स जीरो कर दूं, क्या कभी ये रेस्ट की हालत में आएगा ऑब्जेक्ट? तो अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट एट मोशन इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट। आ रही है समझ? और ये मोशन की हालत में है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ दरअसल हमें स्टेट कौन सी बता रहा है? हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब देखो, अब न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी अप्लाई होता है। कभी सुना हो अपनी लाइफ में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो का लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किसे बोलते हैं? इनर्शिया अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसे अपोज करता है कि वो रेस्ट की हालत में ना रहे। अगर कोई मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत को अपोज करता है कि वो हमेशा मोशन की हालत में, वो वैसे की वैसी हालत में रहे। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है ना, तो ये खुद को अपोज करती है, रोकती है कि मैं हमेशा रेस्ट के हालत में रहना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई करूँ ना, तो मुझे अगेंस्ट फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करती है। मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे अगेंस्ट फोर्स लगाती है, और ये मुझे अपोज करने की कोशिश करती है, क्योंकि मेरी फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है? अपना इनर्शिया ख़त्म कर देती है। लेकिन ये वांट टू एड रेस्ट, ये चाहती है कि मैं हमेशा रेस्ट की हालत में रहूं। इसी तरह अगर ये केजी मेरे पास 100 केजी का मैस हो और यहाँ पे एज मेरे पास बच्चे की रख दूं 10 ईयर वाला बच्चा, वो इस पे फोर्स लगाएगा, क्या बॉडी अब इनर्शिया की हालत में होगी या नहीं होगी? होगी ना। अगर मैं आपके भाई को कहूँ 2 गंदम के बोरे अपने कंधे पे उठा ले, तो उठा पाएगा? वो बॉडी उसी तरह रेस्ट की हालत में रहेगी। इसका मतलब है बॉडी रेजिस्ट कर रही है अगेंस्ट टू फोर्स। ये डिपेंड करता है लगाए जाने वाली फोर्स। अगर लगाए जाने वाली फोर्स इस बॉडी से इनर्शिया से अगेंस्ट होती है तो इनर्शिया वहां पे डिस्टोर्ट कर देता है, अपने आप को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। लेकिन बॉडी चाहती थी
कि मैं हमेशा किस हालत में रहूँ, रेस्ट की हालत में। ये भी बॉडी हमेशा चाहती है मैं मोशन की हालत में रहूँ। यानी हर यूनिवर्सल जो ऑब्जेक्ट है वो चाहते हैं मैं उसी हालत में रहूँ, कि मैं अपनी स्टेट चेंज ना करूँ। गैस कहती है कि मैं कभी लिक्विड ना बनूं, लिक्विड कहता है कभी मैं गैस और सॉलिड में कन्वर्ट ना हो, और सॉलिड कहता है कि मैं हमेशा सॉलिड ही रहूं। अब मून कहता है कि मैं हमेशा रिवॉल्व करता रहूं अर्थ के गिर्द, अर्थ कहता है कि मैं सन के गिर्द रिवॉल्व करती हूँ, और ये ऑलवेज स्टेट इनकी ऐसी ही रहेगी या चेंज हो सकती है। तो यानी ये जो रिवॉल्वमेंट ऑफ द अर्थ है ये इनर्शिया हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं कर सकते हम। छोटी छोटी ऑब्जेक्ट पे तो इनर्शिया को खत्म किया जा सकता है, अगर नेचुरली ऑब्जेक्ट पे देखा जाए तो इनर्शिया को पॉसिबल है कि नहीं खत्म किया जा सकता, और बॉडी वो उसी हालत में रहती है कि हर इनर्शिया को कैसे डिफाइन किया गया है कि हर बॉडी चाहती है कि मैं अपनी रियल स्टेट में रहूं। हर बॉडी क्या चाहती है कि मैं रियल स्टेट में रहूं, वो क्या होता है, इनर्शिया होता है। तो यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को एप्लीकेट करता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो चाहता है कि मैं उसी हालत में रहूं। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंड करता है मैस पे, मैथ पे डिपेंड करता है ना। अब ये मेरे पास मैथ है, कभी मैं इसकी रेजिस्टेंस तोड़ सकता हूँ, और ये हमेशा ऑलवेज इसी स्टेट में नहीं रहेगा। ये 50 साल पुराना घर, अब 50 साल हो गए इसी स्टेट में, चेंज हुई इसकी स्टेट, क्या ये मोशन की हालत में है, कभी नहीं है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया को एप्लीकेबल करता है। न्यूटन 1642 टू बेटा 1727 स्टडी की, एंड गलीलो कंसेप्ट आपको बता दिया था, इसने यूज किया था आइडियाज का यूज। ही पब्लिश इज लॉ, इसने अपनी जो फर्स्ट लॉ पब्लिश की थी दरअसल इसने लैटिन में की थी, जिसका नाम था फिलोसफिया प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। ठीक है, दरअसल मैथमेटिक्स इसने थोड़ा से प्रॉब्लम्स को सोल्व करके जो भी इसने किया था, विच मीन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताई कि कैसे क्या। दिस लॉ आर एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ द बॉडी, मैस एंड फोर्स। ये लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बॉडी मोशन पे, मैस पे और फोर्स पे। दरअसल हम कह सकते हैं इसे मैस और फोर्स पे एप्लीकेबल है, इसे मैस एंड फोर्स पे एप्लीकेबल है, मैस और फोर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। आगे देखो, न्यूटन फर्स्ट, अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट या कंटिन्यू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी until an external force act on a body, until and no external force act on the body, until and no external force act on the body, no external force act करे। जैसा वो ऑब्जेक्ट था उसकी अगर अपनी फोर्स है तो देन ठीक है, अगर उसकी अपनी फोर्स नहीं है तो मैं उसको अपनी फोर्स देके उसको मूव ना कराऊं। तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको देखो इनर्शिया क्या बताता है कि उसकी स्टेट कैसी है। अब इसकी स्टेट आपको पता क्या है, रेस्ट है। तो आपको कैसे पता चला, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज किया, और मैंने तो अपना दिमाग यूज किया। अपना दिमाग यूज करते तो आप कुछ लाज लिखते। हमें बताया गया है कि ये जो स्टेट है ऑलवेज रेस्ट है। तो ये किसकी बदौलत पता चला, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्क्राइब बताता है बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट की हालत में। ठीक हो गया। और ये भी साथ होना चाहिए कि एब्सेंस होनी चाहिए एक्सटर्नल एजेंट, इन्फ्लुएंसिंग एक्सटर्नल एजेंट उसका। मैं बाद में बुलडोजर चला दूंगा इसके ऊपर, तो तब थोड़ी स्टेट तो चेंज कर गया अपना। तो ये मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी व्हिच अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। जो अपोज करता है अपने आप को चेंज करने के लिए, यानी रेस्ट की हालत में है तो मोशन से अपोज करेगा कि मैं कभी मोशन में ना जाऊं, अगर मोशन की हालत में है तो अपोज करेगा कि मैं हमेशा रेस्ट की हालत में रहूं। इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक समझ आया आपका? अगर फैन फ्लो होता तो मैं कर देता हूँ, गर्मी बहुत लगती है मेरे बच्चों को, हैं लगती है, कोई बात नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब देखो, अब ये फुटबॉल है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, अगर ये रेस्ट के हालत में है फुटबॉल, ठीक हो गया, इट विल बी स्टे एट रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट की हालत में ही रहेगा अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। लगाई गई वही फोर्स वो बेकार हो, यानी लगाई गई वाली फोर्स जीरो हो, अनलेस हो, यूज ना हो, यानी फोर्स ही जीरो हो।
अगर इफ नीचे वाले ऑब्जेक्ट की स्टेटमेंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन की, इट विल स्टे इन मोशन अनलेस नेट फोर्स एक्ट ऑन, अगर इसकी मैं फोर्स लगाई गई जीरो कर दूं। अब इसकी लगाई गई फोर्स मैं जीरो कैसे कर सकता हूँ? अब इस पे एयर फोर्स भी लगती है। मैं अगर ऑब्जेक्ट को हिट करता हूँ तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लगती है? इस बॉल पे, ये मोशन की हालत में क्या इस पे एयर फोर्स लग रही है? लग रही है ना एयर फोर्स। एयर फोर्स इसे रोकने की कोशिश करेगी। अगर मैं इसकी फ्रिक्शन भी लग रही है इस पे, फ्रिक्शन किसे कहते हैं? इस पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, यस या नो? फ्रिक्शन क्या होता है? आपको पता है हम कभी भी जमीन पे चल ही ना सकें अगर फ्रिक्शन ना हो। आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम एक कदम मैं रखूं और मेरा अगला कदम पता नहीं चांद पे जाके नजर आए। जैसे फ्रिक्शन होती है रबिंग टू पार्टिकल और अपोज करना फर्स्ट पार्टिकल टू एन अदर पार्टिकल। कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आपस में इस तरह कॉन्टेक्ट हो, आप देखो मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ड्यू टू द, इसकी मैं से फोर्स नहीं लगा रहा, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप खुद देखोगे कि मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ी। अगर मैं इसकी फ्रिक्शन खत्म कर दूंगा ना, इसको स्लाइड कर दूंगा, अब यही चीज मेरे पास हो, इसके पास फ्रिक्शन कम है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा और ये मेरे पास ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, क्या ये इस पॉइंट से इस पॉइंट जा सकता है? नहीं ना जा सकता, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है किसके साथ? अर्थ के साथ, और अर्थ के पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस बार अब ये मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इस पे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, क्या इस पॉइंट पे पहुंचेगा? आ जाएगा, रिच करेगा उस पॉइंट पे। वाई? डायरेक्शन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस है इसके पास, इस पे अर्थ की लगाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस। क्या? इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है ना, अर्थ की ग्रेविटी इसके पास कम है। अगर ये मार्बल में कर दूं और इसको स्लिपरी कर दूं और इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म कर दूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म करने के लिए मैं इसमें ऑयल लगा दूं, क्या इसके ऊपर चल पाओगे आप? नहीं ना चल पाओगे। वाई? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इंशाल्लाह टॉपिक करेंगे हम, उसमें पूरी डिटेल से समझेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है। आपका है टॉपिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी इतनी डिटेल में। अब ये देखो, अगर मैं इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी खत्म कर दूं, यानी इस सब्जेक्ट को एज इट इज कर दूं और लाइफ टाइम के लिए एज इट इज कर दूं, यानी इसकी लाइफ टाइम के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म कर दूं, क्या बॉडी कभी रुकेगी? क्या ये कभी मोशन की हालत से रुकेगा? कभी भी नहीं रुकेगा। अगर इसको एज इट इज ये स्लाइड में बना दूं और इस स्लाइड से थ्रो करूँ, और ये स्लाइड क्या मतलब क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है इसकी। अगर इस ऑब्जेक्ट की भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ कंसीडर करना शुरू कर दो और इधर से आप इसको मूव करवाना शुरू कर दो, कभी ये रुकेगा? जब तक इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आती। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो रहेगी तो ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा? तब तक मोशन की हालत में रहेगा। तो मैंने इसकी दो चीज़ें खत्म करनी है। एक तो मैंने जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे क्या है, इधर एफ एस जीरो करनी है, और फोर्स ऑफ एयर को मैंने क्या करना है? जीरो करना है। तब ये फुटबॉल अगर मोशन की हालत में, तो ऑलवेज मोशन की हालत में रहेगा। जब उसने कहा कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो यहाँ पे मेरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही क्योंकि मैंने हिट की और मैं पीछे हो गया। उसके बाद कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है? इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर सकती है और एयर की फोर्स एक्ट कर सकती है। अगर ये दोनों ही खत्म कर दूं, तब ये ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा? ऑलवेज मोशन हालत में। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि फोर्स जीरो करनी है, तो जितनी भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस मैं करूंगा जीरो करूंगा। एक ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्स होती है मैं बताता हूँ आपको, ये भी बताता हूँ। ये बेटा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास कहाँ पे रखा हुआ है? अर्थ पे। ठीक है, ये मेरे पास एक मैच है, इस पे फोर्स देख, इसकी अपनी फोर्स होती है जिसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जिसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। वो लगाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। वो हमेशा क्या लगाता है? अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है तो ये क्या लगाएगा? अगेंस्ट ग्रेविटी। नॉर्मल फोर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी की फोर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे एक लगाई गई फोर्स है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक हो गया। अब ये ग्राउंड लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोकने के लिए कि आगे ना जाए। अगर यही मैं फिर वो दोबारा बनाता हूँ, अब ये भी ऑब्जेक्ट लगा रहा है कि ऑब्जेक्ट आगे ना जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी लगाई गई फोर्स है ना, इसकी वो निगलेक्ट हो रही है, यानी फोर्स इस पे निगलेक्ट नहीं हो रही, यानी इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। जो इसको आगे जाने से रोक रहा है वो यानी इस तरह लग रही है पीछे की तरफ, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप आगे अगर मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इसकी फोर्स इक्वल हो जाए तो क्या ऑब्जेक्ट आगे जाएगा? मेरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा? आगे जाएगा। क्लियर है? अगर यही मैं 100 kg की एक मैं मैस को स्लाइड के ऊपर रखूं और किसी में 10 साल के बच्चे को कहूँ बच्चों फोर्स लगाओ, तो क्या वो मास फिर भी मूव करेगा? करेगा ना। आ रही है समझ? इसकी समझ आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मुझे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है। अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कर दूं तो एक्सटर्नल फोर्स मेरी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो उतनी एक्सटर्नल फोर्स भी मेरे पास क्या होगी? कम होगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में एक्सटर्नल फोर्स उतनी मेरे पास क्या होगी? कम होगी। अगर जितनी मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी एक्सटर्नल फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। इसकी एग्जांपल ये देखो मेरे पास नजर आ रही है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पे अगर मैं एक टेबल को अगर मैं थोड़ा सा मूव करवाऊं तो इजीली मैं मूव करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी बजाय मैं कारपेट रख दूं और कारपेट में फोर्स लगाऊं, आप खुद फील करोगे कारपेट पे मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं एज कंपेयर टू द अर्थ, प्लेन अर्थ। घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना, एक 20 kg वाला एक मैस लेना, एक कारपेट पे रख के थोड़ी सी फोर्स लगाना, फील करोगे आपकी फोर्स जो प्रीवियस फोर्स थी ना, जो एक अर्थ पे ऊपर फोर्स लग रही थी उससे ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ रही है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। ये कारपेट की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है। चलो एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं। अब ये मेरे पास एक सरफेस है प्लेन, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, नेट फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है। अगर मेरे पास यही सरफेस प्लेन ऐसा हो और यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इस पे मुझे क्या फोर्स 10 न्यूटन की लगाएगी यहाँ तक जाने के लिए? ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, उसकी निस्बत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्या आ रही समझ? तो ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें किस तरह कंट्रोल करके हम ऑब्जेक्ट को इजीली मूव करवा सकते हैं। पुराने दौर में तो पुली सिस्टम चलते थे ना, तो अब ये पुराने दौर थोड़ी है। न्यूटन फर्स्ट लाइज दैट ऑब्जेक्ट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। इसकी बात मैं कर रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? ऑब्जेक्ट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको पहले बता दिया था, और एब्सेंस इन नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन इट कंटिन्यू मूविंग इन द सेम स्पीड, तो वैसे उसी स्पीड से कंटिन्यू मूव करता रहेगा। एंड द डायरेक्शन लाइकवाइज, और डायरेक्शन डिपेंड करती है, ऑपोजिट हो सकती है, सिमिलरली हो सकती है। इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट तो विल मेन एट द रेस्ट, या स्टेशनरी भी रेस्ट को ही बोलते हैं, पता है ना स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे रेस्ट की हालत में। समझ आइए इस बात की कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों कहता है कि अगर किसी बॉडी की फोर्स जीरो कर दे, क्योंकि एक बॉडी पे लगाई गई फोर्स बहुत ज्यादा होती है। एक बॉडी की अपनी फोर्स, इस बॉडी को स्टे करने के लिए कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की फोर्स, इस बॉडी की अपनी फोर्स, इस पे लगाएगी एयर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एयर फोर्स, और एयर फोर्स के अगेंस्ट चल रही है मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होनी लाजमी, इसलिए तो कहता है कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ आपकी फोर्स नहीं कह रहा कि आपकी फोर्स नहीं एक्ट करनी चाहिए, इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करनी चाहिए। अगर हवा तेज चले तो ये कुर्सी भी उड़ती उड़ती जाए, तो यानी एयर की फोर्स लग रही है, इग्नोर हो रही, क्योंकि एयर की फोर्स बहुत कम लग रही है इसकी, क्योंकि इसके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, इसके पास ग्रेविटी फोर्स भी है, अगर इसकी नॉर्मल फोर्स भी है, इसके पास 3 फोर्स है ना। अगर एयर फोर्स इन तीनों से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो एयर फोर्स यानी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, 3rd चैप्टर के अंदर, कि वो 3 लॉज से
जो आपके बाद में गलत किए गए इसी वजह से कि गैस के पास कोई फोर्स नहीं होती, गैस के पास तो फोर्स होती है, तो एयर के पास फोर्स होती है, ठीक है, गैस के पास फोर्स नहीं होती। इसी लॉ को एप्लीकेबल किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए, जो रॉन्ग की गई थी बात, इसी वजह से कि हम कहते थे कि हमारे पास गैस के पार्टिकल के पास तो फोर्स नहीं होती, निगलेक्ट होती है। निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर वो इकट्ठे होकर आपके पास आए तो निगलेक्ट कैसे हो सकते हैं। अगर एक एक पार्टिकल करके आपके ऊपर फेंको तो आप कह सकते हो इग्नोर है, अगर वो इकट्ठे आपके ऊपर फेंकी जाए तो एयर फोर्स भी आपको ले उड़ेगी। चलो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दरअसल रिलेटिव ऑब्जेक्ट। लेट करो मेरी नज़रों में आप रेस्ट की हालत में हो और आपकी नज़रों में मैं किस हालत में हूँ, मोशन की हालत में। तो ये होता है रिलेटिविटी मोशन और रेस्ट की। और आपने पढ़ा होगा एक बंदा अगर पैसेंजर गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहा है, वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ खुद को रेस्ट की हालत में पाएगा, उसको जो बाहर ऑब्जेक्ट लगेगा वो मोशन की हालत में लगेगा। इसी तरह जब गाड़ी चलती है तो आपको लगता है जैसे अर्थ पीछे जा रही है, आप आगे जा रहे होते हैं लेकिन आपको लग रहा है ज़मीन पीछे जा रही होती है। जब आप उसकी विंडो से बाहर देखते हो ना तो एक आपको फील लाजमी होगा कि जो वो फीलिंग है वो आपको अर्थ को क्या कर रही होती है, पीछे की तरफ दिखे रही होती है। आपकी नज़रों में जो ऑब्जेक्ट बाहर का होता है वो मोशन की हालत में चला जाता है, एज अ फील होता है। इसी तरह अगर बाहर का शख्स होगा वो रेस्ट के हालत में होगा और आपको क्या फील करेगा। नहीं, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें पता है ये लॉ है, तो लॉ किस पे डिपेंड करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, हमें इसको देखना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ करता है अगर नेट फोर्स जीरो हो और एक्सलेशन क्या हो जीरो, तो फर्स्ट लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट। नॉन एक्सीलरेटेड यानी जिसका, तो यानी लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एप्लीकेबल करता है, वैलिड है। तो यानी इस काल इनर्शियल फ्रेम ऑफ, यानी नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ काल inertial frame of reference. Newton first law of motion are valid in this frame of reference. जिसका अर्थ considered to be the inertial frame of reference। क्यों, अर्थ कंटिन्यू क्या है, मोशन की हालत में, पता है अर्थ क्या है, कंटिन्यू मोशन की हालत में, और कांस्टेंट है, कभी इसकी स्पीड देखा ज़्यादा कम होते हुए, फिक्स है। और ये याद भी की हुई है हमने, स्पीड ऑफ अर्थ सैटेलाइट की जो स्पीड के अंदर याद की थी 3.8 थी, पता नहीं 3.2800 किलोमीटर थी, वो जो भी पर सेकंड की स्पीड से जो भी थी। तो ये मेरे पास सी, ये मेरे पास क्या है अर्थ है, और ये मेरे पास क्या है सन है, और इसके गिर्द क्या करती रहती है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करते हैं वो भी आते हैं, यानी एक्सेलरेशन जीरो, यानी अर्थ की रिवॉल्वमेंट अराउंड द सन वो क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकता हूँ, समझ आया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती तो यानी यहाँ पे लॉ ऑफ वैलिड नहीं होता। समझ आया आपको ये बातें, और ये इंपॉर्टेंट बात भी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए, इसको कोई बात की ना समझ आई वो पूछ सकता है, नहीं तो एमसीक्यूज की तरफ जाने लगे हम। किसको किसी बात की समझ ना आई, आपको समझ आ गया लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, आपको समझ आ गया कि एक ऑब्जेक्ट पे डेफिनेशंस के बना ही आपको समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट पे कितनी ज़्यादा फोर्स लगती है, ये बात की समझ आ गई है। उसको फाइंड कैसे करना है, कैसे निकालना, वो एज इट इज आगे चलते जाएंगे, वो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, ग्रेविटी की फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, वो आस्ता आस्ता हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एक कंटेक्ट फोर्स होती है, एक नॉन कंटेक्ट फोर्स होती है। जो मैंने अभी आपको जितनी बताई थी फोर्स वो कंटेक्ट फोर्स थी, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स थी यानी ग्रेविटी की फोर्स, जिसमें टेंशन की फोर्स थी, नॉर्मल फोर्स जिसे मैंने ऊपर की तरफ निकाला था, एक्सटर्नल फोर्स थी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी। इन्हें बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी याद कर लो, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। हम दोबारा रिपीट करेंगे इसको चौथे चैप्टर में अंदर जाकर, तो आपको पता होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी होती है। तो बार बार एक बात को रिपीट करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके जहन में वो बैठ जाती है कि कभी पहले भी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी थी। अभी आपको नींद आ रही है, और ये क्या आ गया, ये गलती से आ गया, इसको मैंने डिलीट नहीं किया, ठीक है आगे चलूँ। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरा फेवरेट सेशन, स्टार्ट राइट नाउ।
लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, शाबाश, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वैलिडिटी पूछी थी, ठीक है, कि किस पे नॉन वैलिड है, क्योंकि इस पे एक्सलेशन जीरो नहीं है। आगे चलूं, और ये सरगोदा बोर्ड 11 में आया था, बहुत पुराना, 14 साल पुराना था। चलो ये तो नया नहीं है, चलो निकाल लो जी, निकाल लो, ये नया ही है बेटा, फिर 5 साल पुराना है, 2 साल पेपर नहीं हुए थे आपके, कुछ समझ लो 3 साल ही पुराना निकला। डायमेंशन होता लीनियर इनर्शिया, निकाल लो डायमेंशन। हाँ, मुझे लगी है प्यास, आप तो निकाल लो, डायमेंशन निकाल लो बच्चों, प्यारे बच्चों, डायमेंशन निकाल लो। हमजा हमजा कह रहा हूँ, मुझे पानी पिलाना, वालेकुम सलाम, पानी पिलाना, रहने दो आगे, जजाकल्ला। हाँ जी निकाल लो, निकल नहीं रही, फार्मूला मैंने बता रहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास के, भूल गए, भूल भी गए, मैंने बोलना लिखा नहीं था कहीं कि लॉ ऑफ इनर्शिया डिपेंड है मैस के, लॉ ऑफ इनर्शिया है ही मैस है, मर्जी है बच्चों, तो इसकी निकाल लो डायमेंशन। नहीं, अभी भी नहीं, चलो अब निकाल लो, लॉ ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड है, मैस के, मैस का यूनिट क्या होता है, निकाल लो। तो पहले बोल दो जब आपको पहले ही पता चल गया था, मैंने अब सुना है, पहले आपने उसको कहा है, हाँ इसको कहा था, क्या भी किसको दे दे, हाँ जी सी बेटा इसका ऑप्शन है, डायमेंशन क्या निकलती है इसकी, सी निकलती है, मर्जी है, बहुत दिमाग लगाते हो आप लोग। आ लो जी, एमडी कैड कैंसिल दे, लगाओ तुम आप। चलती हुई बस पे कोई इंसान जब बाहर जंप करता है या बाहर आता है तो वो गिरता क्यों है, खत्म है ये, ये तो है। क्यों बाहर गिरता है, ड्यू टू इनर्शिया, वो खुद रेस्ट के हालत में होता है, और मैन रिच फॉरवर्ड, मैन आगे की तरफ जाता है, उसे जमीन पीछे फेंक देती है। ड्यू टू इनर्शिया मोशन द अपर बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड, यानी मैं जो मेरी जो बॉडी है हमेशा फॉरवर्ड ही रहेगी, अगर मैं बाहर फॉल कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी क्या ऑब्जेक्ट क्या फॉरवर्ड ही रहेगा, मैं तो बैकवर्ड जाऊंगा ना, मैं अगर गाड़ी के पास जाऊंगा, कि मैं फॉरवर्ड जाऊंगा यानी गाड़ी से भी आगे चला जाऊंगा, मैं तो गाड़ी से पीछे जाऊंगा ना, यानी मैं तो बैकवर्ड जाऊंगा, तो ये तो मुझे कह रहा है कि कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन द फॉरवर्ड, और मेरे फीट रेस्ट के हालत में आ जाएंगे, कभी अब चलती उतरना है ना, तो मेरे फीट ऐसे ऐसे चलते चलते आगे निकलते जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद को क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये देखो, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब ड्यू टू इनर्शिया छोड़ दो, द रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड द मैन रिच, जमीन पीछे रहेगी और मैं आगे, और ये है बेटा इसका ऑप्शन एग्जैक्ट, ड्यू टू द आर रीजन नॉट अबाउट। चलो आगे चले, ये कैट का भी आ गया, ट्रू स्टेटमेंट इनर्शिया की निकाल,
थोड़े से टफ आते हैं ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए टॉपिक था। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड भी और आपके टेस्ट से रिलेटेड भी। Inertia is the property of body by virtue of which of the body is unable to change by itself। जो सबसे आपको सूटेबल लगे ना, हमने वो लगा देना, जो आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करें। Inertia is the property of the body by virtue of which body is able to change by itself and state of rest। inertia ऐसा ट्राई करता है कि अपनी चीज स्टेट को चेंज करे, भी कैसे हो सकता है, चेंज करने की कोशिश करता है। Inertia is a property of the body by which it is unable to change itself direction or motion। बेटा सी है इसका ऑप्शन, में कह रहा हूँ आप एक ही जा रहे हो, मैं कहता हूँ डी है। बेटा नशे का क्या काम है, वो कभी भी नहीं चाहेगा चेंज करना, इसका मतलब क्या, कभी भी नहीं चाहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट को भी और स्टेट ऑफ, इसका मतलब है सिर्फ रेस्ट को नहीं चेंज करना चाहता, यानी मोशन को चेंज करना चाहता है। इसमें सिर्फ लिखे कि वो अनेबल है स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए, क्या मोशन के लिए भी अनेबल नहीं है वो। तो इसमें देखो स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए भी और लीनियर मोशन के लिए भी क्या है, वो अनएबल है। तो नशे यही तो कहता है कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट को भी नहीं चेंज करूंगा और मैं स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं करूंगा। इसमें सिर्फ रेस्ट बता रहा है, इसमें सिर्फ, इसमें तो अनेबल कर दिया ना, इसमें सिर्फ मोशन बता रहा है और इसमें क्या बता रहा है, दोनों बता रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल हुई, सिर्फ रेस्ट और मोशन पे थोड़ी है। और आपने सबसे पहले बी कह दिया कि वो एबल है रेस्ट की हालत को चेंज करने में। चलो जी, अब ये बेटा सोच समझ के दे देना, आसान सा ये टफ थोड़ी है। हाँ कैसे, हाँ ये वजह, हाँ वो छोटी कार छोटी चीज़ है और ट्रक बड़ी चीज़ है। अगर मैं कार की फोर्स अगर ट्रक को लगाऊंगा तो ट्रक तो कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक हो गया, तो ये बेटा हाँ हम कह सकते हैं कि मैथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि कार का मैथ कम है एज़ कम्पेयर टू द ट्रक। अगर सेम फोर्स लगा के रोकना चाहूँगा तो पहले कार रुकेगी और फिर ट्रक, क्योंकि ट्रक को लगाई जाने वाली फोर्स नेट कर सकते हैं वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द कार पे लगाई जाने वाली फोर्स। अगर मैं ट्रक को सामने से आके रोकना चाहूँ तो मुझे ट्रक से ज़्यादा फोर्स लेके बैठना पड़ेगा। अगर मुझे कार को रोकना चाहूँ तो मुझे ट्रक जितनी फोर्स भी मैं उससे लगा के रोक सकता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट रेस्ट टू रिच 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ये तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और सोल्व करो जल्दी। एमडी कैट का देखो सबसे आसान क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ इसे सोल्व कर दो। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना, अगर आपको कल का टॉपिक याद है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा, वी आई जीरो है, वी हैव गिवन और टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अ स्टार्ट रेस्ट, यानी वी आई मेरे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और रिच टू द 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मुझे दे दिया 10 सेकेंड, और मेरे पास एक्सेलरेशन मैंने क्या करना है इसका फाइंड करना है। आज तो बेटा 30 मिनट्स के अंदर ही हमारा ये लेक्चर टोटल हो गया कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी। आपकी मर्जी, जो सा मर्जी लगाओ, मैंने क्यों बताना, ये गिवन डेटा है मेरे पास, लगा दो। सेकंड लगा दो, थर्ड लगा दो, फोर्थ लगा दो, फाइव्थ लगा दो, इतनी तो है भी नहीं, लगा दो लेकिन। आज तो बिया भी ब्रेन यूज कर रही है। चलो जी, अच्छे बच्चों की निशानी है।
क्या? चलो जी, दो बच्चे बताओ भाई, आपका क्या है? क्या फॉर्मूला नहीं पता? डिस्टेंस तो है नहीं, दूसरा कैसे लगेगा? पहला क्यों नहीं लगेगा? ए फाइंड करने के लिए वी एफ माइनस पुट कर दो, वी एफ कितना है, वी आई कितना है, टाइम कितना है? क्या मुश्किल था? हम्म ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज हम्म आगा भी तो गलत है जी। वेट केजी नहीं होता बेटा, वेट इज इक्वल होता है एमजी। और फोर्स भी किसके इक्वल होती है? इसका भी यूनिट क्या होता है और इसका भी यूनिट क्या होता है? तो फोर्स और वेट सेम नहीं हो गए? तो के जी एम एस माइनस टू भी किसके इक्वल होता है? और एफ भी किसके इक्वल होता है? और ये क्या है, एस आई यूनिट्स में मैंने किया। और डाइन सी जी एस यूनिट है इसका। सी जी एस यूनिट का पता है ना? ये नहीं पता? अगर केजी को ग्राम में ले जाऊं, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाऊं, और सेकंड को सेकंड, ये लग जाता है सी जी एस सिस्टम। तो ये इसका डाइन है, तो ए एंड सी हो गया वेट का। ए एंड सी, नोट अस्सी। थैंक यू। चलो भाई, तैयार कर लो अपने हथियार, तैयार कर लो चलो।